नमस्कार दोस्तों, कल हमारा राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया चल रही थी और उस निर्वाचन प्रक्रिया में हमने विधानसभा सदस्यों का मतभार और संसद के सदस्यों का मतभार निकालना सीखा था और दोनों को हमने उदाहरण सही समझ भी लिया था। अब देखिए, जब संसद के सदस्यों का मतभार निकल जाता है और विधानसभा के सदस्यों का मतभार निकल जाता है तो उसके बाद हम क्या निकालते हैं? न्यूनतम कोटा। नंबर 3 हम क्या निकालते हैं? न्यूनतम कोटा। और न्यूनतम कोटा निकालने का सूत्र मैंने आपको कल ही बताया था, आज दोबारा पुनः रिपीट कर देते हैं। कुल डाले गए वैध मत बटे निर्वाचित सदस्यों की संख्या +1 और होल +1। अब हम एक उदाहरण ही ले लेते हैं, कल जैसा हमने लिया था उसी को आगे बढ़ा देते हैं कि माना कि कुल डाले गए वैध मत थे 1,40,000। कितने डाले गए? 1,40,000। राष्ट्रपति कितने निर्वाचित होंगे? 1 प्लस में 1 होल +1। तो 2 का भाग 1,40,000 में देंगे तो निकल के आएगा 70,000 और प्लस हम 1 करेंगे तो क्या होगा? 70,001। अर्थात न्यूनतम कोटा प्राप्त करने के लिए कुल कितनी मतों का प्राप्त होना ज़रूरी है? 70,001 मतों का प्राप्त होना ज़रूरी। ठीक है जी, अब ध्यान से समझना है यहाँ से। न्यूनतम कोटा अपना कितना निकल के आया? 70,001। मैं इधर लिख देता हूँ आपको क्योंकि यहाँ प्रक्रिया पूरी समझने में टाइम लगेगा। तो उदाहरण लिया था हमने न्यूनतम कोटे का बराबर 1,40,000 बटे 1 + 1 होल +1 बराबर 70,001। ठीक है जी, वोटिंग हो जाती है और वोटिंग होने के बाद क्या जारी किया जाता है? परिणाम। क्या जारी किया जाता है? परिणाम। अब जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया था, हमारे 4 कैंडिडेट थे, ए, बी, सी और डी। अब परिणाम जारी किया गया। अब कुल वोट कितनी डली हैं? 1,40,000। कितनी डली हैं? 1,40,000। तो मैंने आपको कल वरीयता के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति बताई थी, ए, बी, सी, डी। तो इसमें जो फर्स्ट वरीयता होती है, पहली वरीयता के आधार पर पहले परिणाम जारी किया जाता है। अब उसमें देख ला कि 1,40,000 में से ए को मिल रहे हैं मान लो 62,000 मान लेते हैं, बी को मिल रहे हैं 38,000, सी को मिल रहे हैं 20,000 या फिर 16,000 और डी को मिल रहे हैं 14,000। हो गया क्यों होंगे भाई? 1,40 हो गए ना, 70, 100, 16 और 14, 40। ठीक है भाई। अब देखिए अपना न्यूनतम कोटा कितना है? 70,001। कितना है? 70,001। तो क्या किसी भी कैंडिडेट को 70,001 वोट मिल रही हैं? नहीं मिल रही। हालांकि सबसे ज़्यादा वोट किसको मिल रही हैं? ए को। लेकिन इसके पास क्या नहीं है? न्यूनतम कोटा। और अपना सूत्र क्या है कि जब तक कोई कैंडिडेट न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं कर लेगा विजेता घोषित नहीं होगा। तो ये फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट स्टेप, जिसमें कोई भी कैंडिडेट न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं कर पाया। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं? जिसे सबसे कम मत प्राप्त होते हैं उसे इस दौड़ से बाहर कर दिया जाता और चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ और इसके मतों को वरीयता सेकंड में वरीयता के आधार पर इन तीनों के में बांट दिया जाता है। तीनों में बांटा तो पता लगा कि ए को 6,000 थे, बी को मान लो 7,000 मान लेते हैं, 7,000 थे और सी को कितने? 1,000। अब इनका टोटल होगा, इसके हो गए कितने? 68,000। इसके कितने हो गए भाई? 45,000 और इसके कितने हो गए? 17,000। अब फिर देखते हैं क्या अब किसी को न्यूनतम कोटा प्राप्त हो रहा है? 70,000 है कि हमारा न्यूनतम कोटा। कितने? 68,000, 45,000, 17,000 नहीं हो रहा।
तो फिर से आगे चलेंगे, अब चलेंगे तीसरे स्टेप पर, थर्ड। तो अब वही कैंडिडेट जिसे सबसे कम मत प्राप्त हुए हैं उसे दौड़ से बाहर कर देंगे और इसके मतों को बराबर बांट दिया जाएगा। अब मतों को जब तीसरी वरीयता में बांटा तो पूरा दांव ही उल्टा हो गया कि ए को मिले मान लो 1000 वोट और 16,000 वोट किसको मिल गए, बी को। फिर टोटल होगा कितने हो गए, 69,000। और इधर कितने हो गए, अपना टोटल सही है ना, ठीक है भाई। एक मिनट, बासठ 38, थोड़ी सी गलती हो गई भाई, अपने 1:30 बैठ रहा है ये, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर 26 कर देते हैं, अब बराबर हो जाएगा अपना। इधर हो गया 27,000, ठीक है, अब सही है। तो इसके वोटों को हम बराबर बांटते हैं। मान लेते हैं कि इसे मात्र 1000 वोट ही प्राप्त हुए, लेकिन इसे कितने वोट मिल गए, 26,000। जब वरीयता के आधार पर हमने चेक किया तो इसे कितने मिल गए, 26,000। अब इसके कितने हो गए, 69,000, और इसके कितने हो गए, 71,000। कितने वोट हो गए, 71,000। अब भी ये चेक किया जाएगा क्या इनमें से किसी को न्यूनतम कोटा मिल रहा है, 70,001 बिल्कुल मिल रहा है। किसको मिल रहा है, बी को। किसको मिल रहा है, बी को। तो यह बी क्या होगा, विजेता होगा, और यही हमारा अगला क्या बनेगा, राष्ट्रपति बनेगा। इस प्रकार से मतगणना की जाती है। ये मतगणना तब तक चलती रहती है जब तक हम क्या नहीं प्राप्त कर लेते, न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं कर लेते। तो इस प्रकार से हमारे राष्ट्रपति का क्या होता है, निर्वाचन होता है। न्यूनतम कोटे को तब तक चेक करते रहते हैं, तब तक परिणाम जारी करते रहते हैं जब तक कि उसका न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हो जाता है। और जैसे ही कोई कैंडिडेट न्यूनतम कोटा प्राप्त कर लेता है उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है। यहाँ तक सभी को समझ में आया। तो ये थी हमारी राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं भाई राष्ट्रपति का वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार। देखिए मित्रों, सितंबर 2008 के राष्ट्रपति का वेतन $1,50,000 प्रति माह निर्धारित किया गया। जिसे वर्तमान में बढ़ाकर 5 लाख रुपए प्रति माह कर दिया गया है। राष्ट्रपति के मरणोपरांत, पहले इसको पहले ले लेते हैं। राष्ट्रपति के रिटायर होने के बाद वेतन का आधा या वेतन की आधी पेंशन दी जाती है तथा राष्ट्रपति के मरणोपरांत
मरणोपरांत राष्ट्रपति के पति या पत्नी को वेतन की आधी पेंशन दी जाती है। ठीक है भाई, ये तो वेतन की बात हुई। 2008 से वेतन था 1.5 लाख, से वर्तमान में बढ़ाकर कर दिया गया है 5 लाख रुपए प्रति माह। अगर राष्ट्रपति रिटायर हो जाता है, रिटायर होने के बाद इस वेतन का आधा उसको क्या मिलेगी, पेंशन मिलेगी। और मरने के बाद यदि राष्ट्रपति कोई पुरुष है तो उसकी पत्नी को उस मरने के बाद उसे आधा वेतन या आधी पेंशन, वेतन की आधी पेंशन दी जाएगी। अब विशेषाधिकार की बात कर लेते हैं, राष्ट्रपति के पास क्या विशेषाधिकार है। तो देखिए, राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी दीवानी या फौजदारी मुकदमा किसी भी अदालत में चलाया नहीं जाएगा, ना ही राष्ट्रपति को गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाएगा। जारी किया जाएगा और ना ही राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया जा सकता है। समझ में आई कि जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर है तो किसी भी दीवानी या फौजदारी अदालत में उसका मुकदमा नहीं चल सकता है, उसे गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं किया जा सकता है और उसे गिरफ्तार भी नहीं किया जाएगा। यदि उसके खिलाफ कोई मुकदमा चलाना है तो पहले उसे राष्ट्रपति के पद से हटाया जाएगा, तब उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। आगे बात करते हैं कि यदि कोई दीवानी मामला है तो उसके 2 महीने पूर्व राष्ट्रपति को क्या दिया जा सकता है, सिर्फ नोटिस दिया जा सकता है। किसी भी दीवानी मामले में दो माह पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस जारी किया जा सकता है, बस और कुछ नहीं हो सकता भी। ठीक है जी, तो ये राष्ट्रपति के क्या थे, हमारे विशेषाधिकार थे। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि राष्ट्रपति जो भवन है वो कहां पर स्थित है, दिल्ली के रायसीना हिल्स में स्थित है। इसे नोट कर लीजिए। ठीक, ये भी लिख लेना, राष्ट्रपति भवन दिल्ली के रायसीना हिल्स पर स्थित है। ठीक है भाई, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल हम बात करेंगे राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों की, राष्ट्रपति की समकालीन शक्तियां और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की बात करेंगे कल। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।